हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस में आप सभी का आज फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की होम साइंस के सिलेबस में सेल स्ट्रक्चर क्या है और सेल क्या है, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सेल हमारे जीवन की बेसिक यूनिट है। इसके बारे में पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी कि सेल क्या है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या करता है। इसके बारे में हम और भी आगे डिस्कशन आज क्लियरली करेंगे कि आखिर सेल क्या है। सेल हमारे जीवन की बहुमूल्य और बेसिक इकाई है। सेल के अभाव में जीवन को भी सोच पाना, जीवन की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ईंट के अभाव में हम किसी घर की कल्पना नहीं कर सकते, एक बिल्डिंग की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेल के अभाव में हम किसी भी शरीर के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल कितने टाइप की होती है। सेल आर बेसिकली टू टाइप्स, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी तो होते हैं, लेकिन हरित लवक, रिक्तिका, डीएनए, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि जो वायरसेस का सेल होता है वो प्रोकैरियोट टाइप होता है और वो सिंगुलर सेल होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीवों की जो संरचना होती है वो प्रिमिटिव टाइप होती है। यानी जैसे कि हमारा एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम, जो स्पंजेस होते हैं, इन सभी में पहले पाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के चेंज होने के बाद जिस तरीके से सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आते गए तो सेल जो हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के आपको देखने को मिलने लगे। हमारे साइंटिस्ट ने ये खोज के निकाला कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो ह्यूमन सेल है या जो जीवों की कोशिकाएं हैं या जो पौधों की कोशिकाएं हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस से भिन्न कैसे हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर की जो खोज हुई थी वो बैक्टीरियोलॉजी के माध्यम से की गई है। पहले बैक्टीरिया में ही सेल को देखा गया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी सभी जीवों की जो कोशिकाएं हैं उन पर शोध स्टार्ट किए गए थे। तो आज आप देखिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने पहले भी आपको बताया है कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है पादप कोशिका, दूसरी होती है जंतु की कोशिका। तो चूंकि हमें बात करनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, इसलिए हम जंतु कोशिका के बारे में बात करेंगे कि जंतु कोशिका कैसी होती है। जंतु कोशिका के स्ट्रक्चर को पिछली क्लास में भी मैंने आपको दिखाया था और एक बार फिर यहाँ पर एक बिल्कुल शॉर्ट एक प्रेजेंटेशन आपके सामने है कि सेल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है और एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं से, फिर दूसरी तीसरी से, इस तरीके से मिलते मिलते एक टिश्यू का निर्माण करती है और बहुत सारी टिश्यूज मिलकर के हमारे ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक फुल बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरी तरीके से सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ना, ये हमें बता रहा है कि ये इस तरीके का होता है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली है। सबसे जो बाहरी आवरण है यह क्या होता है, ये हमारा सेल वॉल का होता है। हमारा जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब ये आंशिक रूप से पारदर्शी है। इसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम के अणु होते हैं या जो कुछ ऐसे हमारे लिए इसेंशियल जो तत्व हैं वो इसके अंदर से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होता है कि हम हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो है वो परिवहन को या श्वसन को संपन्न करा पाती हैं। ऐसा तभी संभव है क्योंकि ये वॉल क्या है, ये सेमी परमिएबल है, इसीलिए जीवन से संबंधित जो संक्रियाएं हैं वो संपन्न हो पाती हैं। कोशिका में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अपना रोल अदा करती हैं। जैसे देखिए, ये है हमारा केंद्रक। कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, केंद्रक होता है। क्योंकि केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है और जो केंद्रक के अंदर ये जो डीएनए या जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसी में कोशिका से संबंधित सभी गुण, सभी जो कोड्स होते हैं वो इसके डीएनए में अवेलेबल होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किए जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारे भोजन का पाचन होता है। हम सभी ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसके अंदर जो ग्लूकोज है वो जाकर के पायरुवेट के रूप में बदल करके और वापस फिर से एटीपी, एडीपी के रूप में, एनर्जी के रूप में संचयन इसका होता है और वही हमारे लिए एनर्जी बन जाता है, जिससे हमारे जीवन की सभी क्रियाएं संचालित हो पाती हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। आगे जाकर के हम लोग केंद्रक और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करती है ताकि कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं वह एक निश्चित सीमा में अपने इस कोलाइडल जीव द्रव्य के अंदर क्या रहें, तैरते रहें और अपनी सीमा में, यानी कि इस जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके अंदर एक कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे और अपने कार्य का संपादन कर सके, इसके ऑर्गेनेल्स बिखरे नहीं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक कोशिका को एक परफेक्ट जो कह सकते हैं कि दायरा देने का काम करता है वो हमारा प्लाज्मा झिल्ली करता है। प्लाज्मा झिल्ली सेमी परमिएबल होता है जिससे आयंस, एलिमेंट्स, ये सभी उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। ये जो है कोशिका के अंदर का जो परिवहन का कार्य है, यानी कि ऑक्सीजन को ले आना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जल को अंदर ले आना, इस तरीके से इन सभी कार्यों को करने का काम प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसमें बाहरी जो वातावरण में उपस्थित कोशिका होती हैं वो कंकाल के घटकों के लिए अपने स्थान को उपस्थित कर पाती हैं। ये एंजाइमों के जुड़ने के लिए जो उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप सभी को पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, एक कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी में हो रही सभी रासायनिक क्रियाओं को तीव्र या धीमा करने की क्षमता रखते हैं और वो जहाँ पर भी प्रक्रियाओं को तीव्र करने का आवश्यकता होता है वहाँ पर एंजाइम्स इन्हीं जो झिल्लियाँ हैं कोशिकाओं की, इन्हीं से परिवहन के माध्यम से अंदर आते हैं और प्रक्रिया को क्या कर पाते हैं, बहुत ही तीव्र या कम कर देते हैं। ये क्या करती है, ये जो झिल्ली होती है ना, ये कोशिका के विभिन्न संरचना को कार्यों के आधार पर जो है वो छोटे छोटे भागों में भी बांट के रखती है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है, गोल्जी बॉडी का अलग काम है, प्लास्टिड का अलग काम है, रिक्तिका का अलग काम है। तो इन सभी के अलग अलग कार्यों के संचालन के लिए उनको अलग एक प्रोटेक्टिव लेयर में बांधने का जो काम करती है ना वो प्लाज्मा झिल्ली ही करती है। ठीक है, तो ये हमारी सेल का सबसे आउटर मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना एक सेल अपने कार्य का निर्धारण और संपादन नहीं कर सकती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब देखिए ये जो झिल्ली है ना, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि बहुत सारे मॉडल को प्रपोज किया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस किस मॉडल का हो सकता है। डेनियल डेविसन मॉडल, एकल झिल्ली मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, लिपिड द्विस्तरीय मॉडल और सबसे इम्पोर्टेंट या सर्वमान्य जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक मॉडल। इसको जो है जी.एस. निकोलसन और एस.जे. सिंगर ने 1970 में प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि ये जो झिल्ली है ना, ये क्या है, ये प्रोटीन और लिपिड, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तरल मोज़ेक मॉडल है। तरल मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या, मोज़ेक पता है, जैसे देखिए कि घर में जब फर्श बनता है, मोज़ेक बनता है, तो वहां पर सीमेंट के अंदर जो है वो ऐसे पत्थरों को बिछा दिया जाता है और फिर उनको घिसने के बाद वो उसमें दाने के रूप में उभर करके सामने आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें क्या है कि इस झिल्ली में क्या होता है कि जो प्रोटीन और लिपिड के अणु है ना वो बिल्कुल क्या करते हैं, मोज़ेक की तरह बिछे हुए होते हैं, जिससे जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है,
तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार, यानी कि एक तरल संरचना है जिसमें जो है मोज़ेक के तरीके से इसमें लिपिड और प्रोटीन के अणु क्या हैं, एक दूसरे को बांधते हुए इस पूरी झिल्ली की संरचना को बनाते हैं। ये जी.एल. निकोलसन और एस.जे. सिंगर द्वारा दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल है जो कि सर्वमान्य है। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली का ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब प्लाज्मा झिल्ली जो है वो करती क्या है, आखिर इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने अभी आपको बताया कि यह कोशिका को अपनी एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, यानी कि यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये कोशिकीय कंकाल एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना। कोशिकीय कंकाल का तात्पर्य यह है कि देखिए हमारी बॉडी भी क्या है ना, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक कंकाल ना हो तो हम लोग क्या है, एक मांस का लोथड़ा है, एक मांस का टुकड़ा है और उसको एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा। वो क्या करेगा इंसान, एक बिल्कुल सेल मछली आपने देखी है, सुनी होगी, देखी होगी उस तरीके से कि वो लुढ़कती रहती है, उसके अंदर बोन्स नहीं है इसलिए वो अपने मूवमेंट को सही ढंग से नहीं करती, या फिर उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक पोटली के समान हो जाता है। तो अगर बॉडी में जो ये झिल्ली होती है वो सेल को एक स्ट्रक्चर देती है, एक आकार प्रदान करती है, जिसके आधार पर हम सेल का जो आमाप है, जो उसका साइज है उसको माप पाते हैं। अगर झिल्ली ही नहीं होगी तो ये कोलाइडल संरचना जो इस कोशिका के अंदर है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ऐसे ही बहती रहेगी, फिर कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, क्योंकि यह सेल झिल्ली ही है जो दूसरी कोशिका की झिल्ली से जुड़ करके उत्तक बनाने का कार्य करती है। इसलिए ये क्या करती है, ये कोशिका का कंकाल निर्मित करती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। वातावरण से अलगाव, भाई कोशिका क्या करती है, कोशिका अपना एक दायरा बनाती है जिसकी वजह से वो बाकी चीजों से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब जैसे देखिए कि अगर एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ना है और अगर दोनों में डिफरेंस है तभी तो वो जुड़ने की बात करती हैं, अगर डिफरेंस होता ही नहीं तो जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप में एक आकार नहीं ले पाता। इसलिए सेल स्ट्रक्चर में कोशिका झिल्ली अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाती है। इसमें पारगम्यता पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका झिल्ली क्या है, पारगम्य होती है, यानी कि इसमें से जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो गैसें हैं, वो क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर जाते आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल ऑर्गेनेल्स अपने फंक्शंस को कंप्लीट कर पाते हैं। कोशिका झिल्ली जो है वो उत्तकों का निर्माण भी करती है। क्या करती है, उत्तकों का निर्माण भी करती है। मैंने अभी बताया कि एक कोशिका झिल्ली दूसरी कोशिका झिल्ली से मिलती है और फिर एक प्रकार के उत्तक का निर्माण करती है। इसमें कोशिका के अंदर जो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स के कण पाए जाते हैं, इनका भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक का जो स्थानांतरण का कार्य है वह कौन करता है, वह कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होता है। और एंजाइम्स की गतिविधियों में भी योगदान कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही मिलता है। तंत्रिका हार्मोन्स का संचरण भी कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होता है। तो हमने इस क्लास में देखा कि कोशिका की यह जो प्लाज्मा झिल्ली है यह कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर यह न हो तो कोशिका का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपका एक घर है, आपकी एक पहचान है कि आप फलां के बच्चे हैं, फलां की बेटी हैं, फलां के बेटे हैं, आपका यह घर है, आप फलां परिवार से संबंधित हैं। अगर वो मान लीजिए कि वो घर और परिवार और वो ओवर प्रोटेक्शन जो आपको बाहर से मिली है वो ना रहे, तो आप कहीं रहिए, कहीं सोइए, बैठिए, किसी के घर जाइए आइए, कोई बाउंडेशन नहीं है, फिर क्या आपका कोई मतलब हुआ, नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी व्यवस्था हमको एक ओवर प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली भी कोशिका के अंदर रहने वाले ऑर्गेनेल्स को क्या प्रदान करती है, एक स्थान, एक विशेषता प्रदान करती है, हम ये कह सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, कोशिका झिल्ली कोशिका को अपना एक पहचान देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहचान का मतलब क्या, अस्तित्व देने के लिए, पहचान नहीं, अस्तित्व। कोशिका के अस्तित्व के लिए कोशिका झिल्ली का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है,
तरल मोज़ेक मॉडल है। किसने दिया? जीएल निकोलसन और एस.जे. सिंगर ने 1970 में दिया। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? ये पारगम्य है, ये कोशिका की सुरक्षा करती है, इसमें एंजाइम्स के कणों के पारगम्यन के लिए उत्तरदायी है, हार्मोन्स की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, यह वातावरण से कोशिकाओं को अलग करने का कार्य करती है। सोचिए अगर कोशिका झिल्ली नहीं होती तो हमारा हाथ और हमारी स्किन ऐसी थोड़ी ही होती, बिल्कुल लिक्विड चिपचिपा सा का पूरा जीव द्रव्य दिखाई देगा। वो भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर झिल्ली होती ही नहीं तो एक झिल्ली दूसरे से बनती ही नहीं और ये स्ट्रक्चर ही संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप ये समझिए कि कोशिका झिल्ली कोशिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के बाद जो कोशिका के अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होता है, कोशिका में और क्या क्या होता है। तो कोशिका के अंदर के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो कोशिका के अंदर के स्ट्रक्चर में एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यानी कि जीव द्रव्यी अंगक। और तीसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक जो जीव द्रव्यी अंतर्वेश होता है, जीव द्रव्यी अंतर्वेश, अर्थात कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, उसे ही हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जीव द्रव्य ही क्या है? जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है, क्योंकि जीव द्रव्य ही वह स्ट्रक्चर है जिसमें जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, चाहे वो ग्लाइकोजेनेसिस हो या जितनी भी ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया हो या जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं कोशिका के अंदर होने वाली, वो सभी जीव द्रव्य के अंदर ही होती हैं। जीव द्रव्य में मैक्सिमम वाटर प्लस प्रोटीन प्लस हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और भी बाकी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उपस्थित होते हैं। सभी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। सबसे अधिक मात्रा में जल और प्रोटीन पाया जाता है और बाकी सभी तत्व उनसे कम ही मात्रा में अवेलेबल होते हैं। साइटोप्लाज्म जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। साइटोप्लाज्म में सभी आवश्यक जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी उसी में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। सेल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? अब जैसे अभी आपने सेल स्ट्रक्चर में देखा था, आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाजी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा सेंटर है, यानी कि जो हमारा केंद्रक है, हमारी केंद्रिका है, डीएनए, ये सभी किस में होते हैं? ये सभी इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही उपस्थित होते हैं और यह कोशिका द्रव्य ही है जो संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में इन सभी की क्या करता है? मदद करता है। आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो कोशिका द्रव्य कोशिका में उपस्थित सभी अंगों को सुरक्षा देने का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और यह जो है जीवन जीने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जैविक और जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है ना, वो सभी इस जीव द्रव्य के अंदर ही होती हैं। ये कोशिका की वृद्धि और फैलाव के लिए स्थान भी प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य ही है जो उसको लिए स्थान प्रदान करता है। कोशिका के अंदर जो विभिन्न तत्वों की गति करने में भी कोशिका द्रव्य ही मदद करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लूइड ही इनको लेकर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोशिका के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। जब कोशिका का परिपक्वन हो जाता है तो कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होने से पूर्व जो सेंट्रोसोल है वह एक कोशिकांग को दो भागों में बराबर विखंडित करके एक ही कोशिका के अंदर
2 सेट के कोशिकांग तैयार करता है और सभी कोशिकांगों को 2 सेट में 2 सेंटर्स पर खींच लेता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, वो जीव द्रव्य के माध्यम से ही होती है और इसी वजह से जब 2 सेट के कोशिकांग 2 सेंटर्स में चले जाते हैं तो बीच के स्थान से कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है वो वीक हो जाती है, थोड़ी सी पतली होती है और टूट होकर के वापस एक स्थान से जुड़ करके एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये चीज आपने देखा, जो हमारे कोशिका के अंदर ये जो जीवद्रव्य है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कोशिका विभाजन में भी निभाता है और यह क्या करता है, ये सभी कोशिकांगों को एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है, मूवमेंट करने के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा जीवद्रव्य। जीवद्रव्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अब कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं जिनके बारे में भी हमें बात करनी है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक एक जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा सेंटर सेंट्रियोल्स, हमारी रिक्तिका, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में आपकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए हमने केवल इतना समझा है कि सेल स्ट्रक्चर में प्लाज्मा झिल्ली क्या है, प्लाज्मा झिल्ली की स्ट्रक्चर कैसी है, किसके द्वारा दी गई है, प्लाज्मा झिल्ली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो दूसरा इम्पोर्टेंट तत्व हमारा साइटोप्लाज्म है या जो जीवद्रव्य है वो क्या है और उसके अंदर कैसे हमारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। साइटोप्लाज्म कोलाइडल फॉर्म में होता है, ना तो वह जलीय रूप में होता है और ना ही बहुत गाढ़े रूप में होता है, बल्कि वह बीच के कोलाइडल फॉर्म चिपचिपे रूप में उपस्थित होता है। इसलिए आप देखिए कि ये साइटोप्लाज्म हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक सेल की लाइफ के लिए साइटोप्लाज्म बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर सेल की लाइफ है तभी किसी भी जीव की लाइफ है, इसलिए जीवन के लिए साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।